हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में कॉशी सीक्वेंसेस हमने देखी थी, लिमिट पॉइंट एंड कॉशी सीक्वेंसेस। ओके, और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। सो आज इसमें बचा हुआ है अभी कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और इसके बाद हमारा 2.4 के बाद एक आर्टिकल सब सीक्वेंसेस दिया हुआ है, तो मैं आपको सब सीक्वेंसेस से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज। तो ये रहेगा आज का। सो देखिए, कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है कि इफ अ सीक्वेंस ए, सॉरी नॉट इफ, अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती होगी तो वो कॉशी सीक्वेंस होगी। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, एंड कन्वर्स इज, अगर कोई सीक्वेंस कॉशी है तो वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये है। सो अब इसमें हम ना इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, बोथ पार्ट्स में हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा। सो फॉरवर्ड में हम मान लेते हैं कि गिवन है कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस, और मान लीजिए वो किसी एल को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। देन व्हाट यू हैव टू प्रूव that sequence an is a Cauchy sequence. क्लियर, Cauchy सीक्वेंस प्रूव करना है। अब देखिए, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है देन बाय डेफिनेशन हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं? फॉर given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that an minus l is less than epsilon for all n greater than equals to m। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब देखिए, दिस रिजल्ट, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है मॉडुलस ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ये हर नेचुरल नंबर एन के लिए जो क्या है, या तो एम है या एम से बड़ा है, उसके लिए ये होल्ड करती है ये कंडीशन। ठीक है, सो क्या ये कंडीशन होल्ड करेगी इसके लिए भी? ए एम माइनस एल इज दिस ऑल्सो लेस देन एप्सिलन। एप्सिलन कर लीजिए, एप्सिलन बाई 2 जैसी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग। सो ये फॉर एन जब एम होगा उस टाइम पे भी ये कंडीशन होल्ड करती है। क्लियर? सो अब इस सीक्वेंस को प्रूव क्या करना है? कॉशी सीक्वेंस। तो कॉशी सीक्वेंस के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि मॉडुलस ए एन माइनस ए एम, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलन, से दिखाना है। सो ए एन माइनस ए एम में अगर मैं एल को ऐड और सब्ट्रैक्ट वहां पे कर दूं, माइनस ए एम। ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी ए एन माइनस एल प्लस एल माइनस ए एम, और ए एम माइनस एल मॉडुलस में सेम थिंग। सो दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलन बाई 2 बाई दिस कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन की हेल्प से दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलन बाई 2। कब? when n is greater than equals to m, ये कंडीशन यूज करते हुए। सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है? ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। दिस मीन्स देयरफॉर आपकी जो गिवन सीक्वेंस ए एन है इज अ कॉशी सीक्वेंस। क्लियर? ये हमें प्रूव करना था। अब इसका कन्वर्स हमें प्रूव करना है। जो सीक्वेंस है ए एन ही मान रहे हैं अगर हम यहाँ, तो ए एन को कॉशी सीक्वेंस लेके चलना है अभी हमें, और ये दिखाना है कि वो कन्वर्ज करती है। सो इसका कन्वर्स गिवन क्या है इस केस में? दैट ए एन is a Cauchy sequence. To prove an आप कन्वर्ज करती है, an converges to L या एनी नंबर। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब अगर कोई सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है देन अगेन उसके डेफिनेशन से क्या होगा? फॉर गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0, कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर m greater than 0 such that an minus am is less than epsilon by 3। ये आपको समझ में आ जाएगा epsilon by 3 क्यों लिया हुआ है, for all n greater than equals to m। एक तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास। ठीक है,
अभी प्रूव क्या करना है, देखो ए एन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो वो कैसा दिखेगा, वो इसका मतलब क्या करना है, मोड ए एन माइनस एल इज, अगर वो कन्वर्जेस टू एल ले लीजिए, चलिए ठीक है। सो ये प्रूव करना है आपने कि मोड ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, ये बात प्रूव करने यहाँ पहुंचना है अभी, और हमारे पास गिवन जो कंडीशन थी दैट इज कॉशी सीक्वेंस है वो, उससे हम अभी तक यहाँ पे पहुंच पाए फर्स्ट इक्वेशन पे। ओके, अब देखिए कि क्या कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बताइए। तो कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है, ये लास्ट क्लास में हमने किया था। अब कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है देन अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, an sequence is bounded and therefore it has a limit point। रिजल्ट हमने देखे थे, लिमिट पॉइंट है उसका, मान लीजिए l एक लिमिट पॉइंट है, देखा था इनफाइनाइट बोल्जनो-वीस्ट्रास में, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट अगर है हमारे पास तो वहां पे एक लिमिट पॉइंट होगा, एटलीस्ट एक तो होगा, ठीक है। तो वो लिमिट पॉइंट मान लीजिए l है। देयरफॉर इसका मतलब हो गया अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और उसका लिमिट पॉइंट भी है l, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k, और k किस तरह से लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में क्या था, k इज, अगर एवरी m और एवरी एप्सिलॉन के लिए हमें एक k मिल जाएगा विच इज ग्रेटर देन m सच दैट ak माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन बाई 3 ले रहे हैं, क्लियर। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस थिंग होल्ड्स, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में रिजल्ट लिखा हुआ है ये ट्रू है, m कोई भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, सो m और n क्या है नंबर, या तो m या m से बड़े के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन होल्ड करती है, ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी अगर मैं n को k से रिप्लेस कर दूं, बिकॉज k इज ऑल्सो ग्रेटर देन m, ठीक है, हर m से बड़े नंबर के लिए ये होल्ड करती है। तो क्या ये ak माइनस ए एम इज दिस ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, यस बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई, और अभी प्रूव करना है जो वो ये है। सो उस जो प्रूव करना है वहां से हमने स्टार्ट करते हैं, दैट इज ए एन माइनस एल, ए एन माइनस एल के अंदर क्या करेंगे, ये तीन हमने इक्वेशन यूज करनी है, इसमें हम देख रहे हैं क्या है, एक तो एल प्रेजेंट है वो तो यहाँ पे भी है, ए एम और ए के को इंट्रोड्यूस कर देंगे, माइनस ए एम प्लस ए एम माइनस ए के प्लस ए के माइनस एल, एल यहीं पे था, बीच में ये टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कर दी। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी ए एन माइनस ए एम प्लस ए एम माइनस ए के प्लस ए के माइनस एल, ठीक है। नाउ यूजिंग these inequalities 1 2 और 3, this is epsilon by 3 less than epsilon by 3 and third term is also less than epsilon by 3, कब, then n is greater than equals to m, और ये कंडीशन कहाँ से आई है, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। सो ये आपके पास, इसीलिए हम एप्सिलॉन बाई 3 ले रहे थे, सॉरी, क्योंकि ये सम होने के बाद लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, देयरफॉर आपकी जो सीक्वेंस an है वो कन्वर्ज करती है l को। तो कॉशी सीक्वेंस थी तो कन्वर्जेंट हुई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कॉशी होगी, क्लियर। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देखिए बच्चे कि कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्लियरली लिखा हुआ है, को यूज करते हुए आपने बताना है कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस, ठीक है, और सीक्वेंस क्या है, से ए एन एंड ए एन इज एन ओवर एन प्लस 1, ये सीक्वेंस है हमारे पास। अब ये कन्वर्ज करती है, ये दिखाना है। अब देखिए कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से दिखाने का क्या मतलब है, उस देखिए ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा था, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो कॉशी सीक्वेंस रहेगी, ठीक है, और कॉशी सीक्वेंस है अगर तो वो कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कन्वर्जेंट है या नहीं, या ओके सॉरी, ये यहाँ पे ये बोला है कि शो कीजिए कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है ये शो करने का एक तो तरीका हम जानते हैं, अगर इसकी लिमिट पता हो तो दिस इज ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है, बट कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की यूज करना है, तो वो कब इंप्लाई करेगा कन्वर्जेंस, किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कब इंप्लाई करता है, जब हम ये बताएं कि दिस सीक्वेंस ए एन इज अ कॉशी सीक्वेंस।
तो सिंपली इसे कॉची सीक्वेंस दिखाना है, ठीक है, एन सीक्वेंस को। सो एन सीक्वेंस को कॉची दिखाने के लिए क्या है, जिस तरह कॉची सीक्वेंस के लिए क्वेश्चंस प्रूव किए थे बिल्कुल उसी तरह से होंगे। सो फॉर गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, जब n आपने कोई एप्सिलन, ये जो नंबर होता है दिस एप्सिलन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m आना चाहिए जो इस पर डिपेंड करता होगा, सच दैट क्या दिखाना है, an माइनस am इज लेस देन एप्सिलन। अब फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो m बताना है आपने। ओके, सो an माइनस am की वैल्यू अगर हम रखेंगे, सो n ओवर n प्लस वन माइनस m ओवर m प्लस वन, दस होल थिंग। अब यहाँ पे इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। न्यूमरेटर है n माइनस m, देखिए n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, सो n माइनस m इज दिस नंबर, n यहाँ पे बड़ा नंबर है m से, तो n माइनस m इज लेस देन n। क्या n माइनस m लेस देन n हो जाएगा, n दोनों नेचुरल नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं और n नेचुरल नंबर में से एक और नेचुरल नंबर पॉजिटिव, ठीक है, या इंटीजर बोल लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है, वो आपने माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज लेस देन n। सो n माइनस m इज लेस देन n, और डिनोमिनेटर अभी एज इट इज n प्लस वन m प्लस वन। अब देखिए एक चीज, n प्लस वन इज ग्रेटर देन n, ट्रू है ये बात। सो वन ओवर n प्लस वन इज लेस देन वन बाई n, लाइकवाइज वन ओवर m प्लस वन इज ऑल्सो लेस देन वन बाई m। क्लियर, तो ये यहाँ पे यूज करते हुए आपके पास ऊपर आएगा न्यूमरेटर में n एंड नीचे आएगा n इंटू m, ठीक है, इनइक्वालिटी डिनोमिनेटर की वजह से है ये, और क्योंकि ये मॉडुलस क्यों हटा दिया है, बिकॉज ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो ये आ गया आपके पास वन बाई m। सो ए एन माइनस ए एम, ये जो ये पूरा यहाँ पे इनइक्वालिटी चल के आई वो आई ए एम पे, ठीक है। सो ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलन होगा इफ दिस, if 1 by m is less than epsilon, clear। so an minus am is less than epsilon if m is greater than 1 by epsilon, और एप्सिलन क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 1 अपॉन दिस थिंग, तो m कोई भी आपके पास, सो an माइनस am is less than epsilon whenever n is greater than equals to m, where m क्या है, where m is a positive integer greater than 1 by epsilon। 1 by epsilon के से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने चूज कर लेना है, तो वो काम करेगा यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को होल्ड करने के लिए। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, an इज अ कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस हो गई वो, एंड बाय Cauchy's general principle of convergence, Cauchy's general principle of convergence, आपके पास सीक्वेंस an जो है, सीक्वेंस an कन्वर्जेस, ठीक है, कन्वर्ज करती है, इतने ही आपने शो करना था। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं, और उसमें फोर्थ प्रॉब्लम है, show that this sequence is not convergent, ठीक है। अगर देखिए अभी हम इस चैप्टर में कॉची सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और कॉची सीक्वेंस से कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस भी देखा था हमने, एंड व्हाट इट सेज कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो कॉची होगी, और नहीं कन्वर्ज करेगी तो कॉची सीक्वेंस होगी, और कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्ज करेगी, करेक्ट। तो अब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब कॉची भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज दोनों इम्प्लीकेशन ट्रू थे, तो उसका नेगेटिव अगर होगा तो वो फिर वो भी ट्रू होगा वहाँ। सो अब यहाँ हम क्या दिखाना है कि इसमें आपके पास सीक्वेंस कॉची नहीं होगी। सो फॉर गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देखिए लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस कॉची नहीं है, इसका मतलब अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी वहां पे ले लेंगे सीक्वेंस की, तो उस केस में भी क्या होगी, आपकी सीक्वेंस ट्रू नहीं होगी। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में भी अगर ट्रू नहीं हो पा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो, अगर मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी ऐसी मिल गई जहां पे वो होल्ड नहीं करती, मतलब
कॉची सीक्वेंस होती तो ए एन माइनस ए एम दिस मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आता। कब? एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, एक पॉजिटिव इंटीजर एम आपको मिलता है सच दैट दिस होल्ड्स। बट अगर ऐसा नहीं है, ये हमने दिखाना है। सो अगर नहीं है ट्रू, इसका मतलब ए एन माइनस ए एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन दिखाना है। ए एन माइनस ए एम, एन क्या होता है? एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो मे बी ये ए एम प्लस वन हो। ए एम प्लस वन माइनस ए एम अगर आप ग्रेटर देन एप्सिलॉन दिखा दो वो भी चलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने दिखाना है कि वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। अब ए एम क्या हो जाएगी इसमें? वन प्लस वन, फर्स्ट एम टर्म्स का सम हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, इसी तरह से फर्स्ट एम टर्म्स का सम। और ए टू एम कितनी वैल्यू हो जाएगी? इसका मतलब है फर्स्ट 2m टर्म्स का सम 1/3, कहीं ना कहीं 1/m आया होगा, उसके बाद m प्लस वन वाली टर्म आई होगी, फिर m प्लस टू, फिर जाके कहीं m प्लस m वाली टर्म हमारे पास आई होगी, दैट इज 2m। क्लियर? नाउ a 2m माइनस am, दिस डिफरेंस अगर हम करेंगे तो हम देखते हैं कि ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी? 1/m प्लस वन, 1/m प्लस टू, 1/m प्लस m। क्लियर? अब देखिए इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे चाहिए बिकॉज इसे ग्रेटर देन एप्सिलॉन दिखाना है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है ये सीक्वेंस हमारे पास। अब देखिए m प्लस वन इज लेस देन m प्लस m। ठीक है, मैन m इज ग्रेटर देन वन, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हम रख रहे हैं, इस तरह m प्लस टू m प्लस m से। ठीक है, ऑब्वियसली सेकेंड टर्म से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज इक्वल हो जाएगा। so, अगर ये चीज होल्ड करती है, इसमें अगर इन्वर्स कर दे 1/m प्लस m क्रॉस मल्टीप्लाई इज लेस देन 1/m प्लस वन, इस तरह 1/m प्लस टू इज ग्रेटर आ जाएगा 1/m प्लस n। so 1/m प्लस m, this is greater than m plus m, 1/m plus 2 is also greater than m plus m। इसी तरह से सभी टर्म ग्रेटर हो जाएंगी m प्लस m से, और लास्ट टर्म इक्वल हो जाएगी m प्लस m के। अब ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड इस तरह m टर्म लिखी हुई थी, उन्हीं की हमने इनइक्वालिटी यहाँ पे लगाई है, तो ये m टर्म्स डिवाइडेड बाई 2m, इसका मतलब है 1/2। क्या मिला? a 2m माइनस am इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, फॉर ऑल m, कोई भी नेचुरल नंबर जब हम ले रहे हैं। तो अभी देखिए a 2m माइनस am, ये चीज क्या आनी चाहिए थी? अगर ये कन्वर्जेंट होती, ये कॉची सीक्वेंस बनती तो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, बट ये आ रही है ग्रेटर देन 1/2। बट इफ, क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए, इफ एप्सिलॉन अगर मैंने 1/3 लिया, ठीक है, देन दिस रिजल्ट डजंट होल्ड। ठीक है, अगर हमने एप्सिलॉन 1/3 लिया तो 1/3 बड़ा नहीं होता है 1/2 से, तो उस केस में ये क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट जो हमें यहाँ पे आया है गलत हो जाएगा, मतलब होल्ड नहीं करता है फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए। ओके, देयरफॉर सीक्वेंस an is not a Cauchy sequence and hence does not converge। Cauchy sequence नहीं है, कन्वर्ज नहीं करती। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, ये क्वेश्चन 4th हम कर रहे थे कि दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका बी पार्ट, उसमें यही क्वेश्चन है कि दिस nth टर्म, ऐसी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म ये है, वो कन्वर्ज नहीं करती। बट अगर 1/n टाइम an, अगर इस सीक्वेंस को इस तरह से बना दिया जाए, ठीक है, 1/n से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसकी हर एक टर्म को, तो ये इसकी nth टर्म ये जो थी यहाँ पे क्या बन जाएगी? 1/n, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 लाइक 1/n। मान लीजिए ये अब कोई नई सीक्वेंस बन गई और ये bn नाम दे दिया हमने, तो bn सीक्वेंस की nth टर्म ये दिखने लगेगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये तो कन्वर्ज नहीं करती, 4th क्वेश्चन यही था, ये शो करना था, वो हमने शो कर दिया। अभी इसी में थोड़ा सा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है, तो मैं वो भी साथ में बता रही हूँ। तो 1/n से अगर इस सीक्वेंस की hर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है,
nth टर्म को 1/n से किया, फर्स्ट टर्म को 1 से, सेकंड टर्म को 1/2 से, लाइकवाइज 1/3 से, nth टर्म को 1/n से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास nth टर्म आ गई और ये नई सीक्वेंस बन गई से bn। ओके, तो अब ये दिखाना है कि दिस bn ये कन्वर्ज करती है, बिना 1/n के मल्टीप्लाई की कन्वर्ज नहीं कर रही थी, ये दिखा दिया हमने, बट 1/n से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं सीक्वेंस को तो ये कन्वर्ज करेगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट है ये। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट ये पूरा ही होगा, जो ऊपर किया है वो भी आपने शो करना है और ये भी पार्ट उसमें आपने शो करना है। 1 + 1/2 + 1/n, ठीक है, ये शो करना है, दैट दिस शो करना है आपने bn कन्वर्जेस। ओके, तो आपको ध्यान है बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम। कॉशीज फर्स्ट थ्योरम क्या थी? अगर आपके पास an सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है से a को, और bn सीक्वेंस किस तरह से बनी हुई है, a1 + a2 + an डिवाइडेड बाई n, देन आपकी सीक्वेंस bn भी कन्वर्ज करेगी किसे, a को। तो ये उसी तरह की नहीं लिखी हुई है ये टर्म, दिस bn = 1 + 1/2 + 1/3, उसी फॉर्म से मैच करके देखिए ये bn सीक्वेंस आपके पास दी हुई है। नाउ बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, दिस सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू किसको, जिसको ये आपकी an सीक्वेंस करेगी। से ओके, ऐसे आप लिखिए, देखिए ये आपके पास bn सीक्वेंस है बाय कॉशीज फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn उसी को कन्वर्ज करेगी जिसमें आपकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो आपने सिर्फ an सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है, मतलब लिमिट निकालने का मतलब है कि सीक्वेंस an जहाँ कन्वर्ज करती है, तो ये कितनी हो गई, an की वैल्यू यहाँ से पता लगती है nth टर्म, वो हो गई कितनी, 1/n, ये हो गई आपके पास 0। देयरफॉर आपकी सीक्वेंस bn आल्सो कन्वर्जेस टू 0। आपने ये नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कहाँ कन्वर्ज करती है, बस इतना ही कन्वर्ज करती है, तो ये 0 कन्वर्ज करती हुई आ गई। इट मीन्स सीक्वेंस bn या फिर 1/n टाइम an कन्वर्जेस। an अकेली थी वो कन्वर्ज नहीं कर रही थी, an का मतलब है ये, ठीक है, ये कन्वर्ज नहीं कर रही थी, बट जब इसमें हमने क्या किया, इनसे मल्टीप्लाई किया। कि एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे an का मतलब ये है, बिकॉज मैं इसे कॉशीज फर्स्ट प्रिंसिपल से कंपेयर कर रही हूँ, उस केस में an ये है, क्वेश्चन में an वो अलग था। या तो यहाँ पे c1 c2 cn कर लीजिए आप लोग, तो ये यहाँ पे c हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ हिंट देना चाहती हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज का, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसके लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन में कॉची सीक्वेंस आपने शो करना है कि ये सब गिवन प्रॉब्लम्स कॉची सीक्वेंस है। सो आपने क्या करना होगा इसके लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, क्या शो करना है, दैट an - am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ये शो करना है आपने। तो उसके लिए अब ये लेके चलेंगे an - am, ठीक है। सो nth टर्म इसकी है 1/n फैक्टोरियल, तो mth टर्म हो जाएगी 1/m फैक्टोरियल। अब सिर्फ एक मैं यहाँ हिंट देना चाहूँगी कि n फैक्टोरियल और 2n-1 इसके बीच में क्या रिलेशन बताया था, ये मैंने चेक भी करवाया था आपको कि व्हेन वी पुट n = 1 रखेंगे उस केस में दोनों इक्वल हैं। n को 2 रखा, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 2, 3 रखा तो 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना बना 4, ठीक है, 3 फैक्टोरियल इज 6। सो 1/n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 1/2n-1। सो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2n-1 इज ग्रेटर देन 1/n फैक्टोरियल। सो यहाँ पे आप रिलेशन क्या, और ये देखिए ये हिंट था यहाँ पे, ये जो यूज करना है, और मैं यहाँ पे बता दूँ
n अगर बड़ा है, n बड़ा नंबर है, तो m टर्म्स तो यहाँ पे देखिए m टर्म्स तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, उसके बाद की टर्म्स यहाँ पे बची है, मतलब 1/m+1 फैक्टोरियल, 1/m+2 फैक्टोरियल, लाइक दिस। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी यहाँ पर रिजल्ट यूज कर सकते हैं, और वो क्या होगा, या तो इस तरह से कीजिए 1/m+1, 1/m+2 फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल, ये आप यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज करके, या फिर और an माइनस am आपका आ गया 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/m फैक्टोरियल, दिस थिंग इज लेस देन 1/2 raised to power n minus 1, 1/2 raised to power m minus 1। क्लियर, ये आपने यूज करना है, इसकी हेल्प से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी फिर क्या होती है, 2 raised to power n minus 1 प्लस 1/2 raised to power m minus 1। क्या ये वैल्यूज नेगेटिव आएंगी? नहीं, ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 raised to power n minus 1, 1/2 raised to power m minus 1। अभी देखिए n greater than equal to है m, so n minus 1 is greater than equals to m minus 1। ठीक है, so 2 raised to power n minus 1 is greater than 2 raised to power m minus 1। क्लियर, इस चीज को आप अपने माइंड में एग्जांपल लेके क्लैरिफाई करते रहेंगे। सो 1/2 raised to power m minus 1 is greater than equals to 1/2 raised to power m minus 1। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 2 raised to power m minus 1, और ये इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो ये कितना बन गया, ट्वाइस अपॉन में 2 raised to power m minus 1, बिकॉज हमें एप्सिलन और m में कोई रिलेशन चाहिए। ये कितनी आ गई वैल्यू फॉर 1, 2 raised to power m minus 2। Now this whole thing is less than epsilon if this is less than epsilon। तो आपने प्रॉपरली log लेके m की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है केयरफुली। ठीक है, और ये ध्यान जरूर रखना है log में कि वो नेगेटिव ना आए कोई भी टर्म। तो ये हिंट था यहाँ पे इस सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए। लाइकवाइज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें nth टर्म ये दी हुई है, इसी तरह से आपने इनइक्वालिटी यूज करनी है। ठीक है, क्या करने के लिए an माइनस am को लेस देन एप्सिलन दिखाना है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो। ठीक है, यहाँ पे an माइनस am। क्लियर, जैसे ये फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पे बताया था ना, अगर n बड़ा है तो कुछ इस टाइप से आपके पास आ जाएगा। तो यही इनइक्वालिटी इसी तरह से यूज करके आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, कॉची सीक्वेंस होगी ये दिखाना है। फोर्थ पार्ट में सीक्वेंस की nth टर्म 8 + 1/n² दी हुई है। नाउ इसमें फॉर गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m अगर आपने चूज किया है तो an माइनस am 8 + 1/n² माइनस 8 माइनस 1/m²। ठीक है, तो ये हो गया 1/n² माइनस 1/m²। Now this whole thing is 1/n² plus 1/m², मॉडुलस की प्रॉपर्टी। अब n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो n² इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू m², सो 1/m² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/n²। ये यहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो दोनों टर्म्स 1/m² से बड़ी हो गई, मीन्स 2/m² से। सो दिस होल थिंग इज लेस देन एप्सिलन इफ दिस इज लेस देन एप्सिलन। ये हिंट है, आगे कर लेंगे आप लोग। अब हम 9th प्रॉब्लम देखते हैं, ये थोड़ा सी अलग है, तो इसे ध्यान से देखिए किस तरह से हमें प्रूव करना है। पॉजिटिव रियल नंबर्स की एक सीक्वेंस दी हुई है an, और वो ये है। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, और शो करना है कि an आपकी इस नंबर को कन्वर्ज करती है। ठीक है, सो देखिए इसमें पहले जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह समझने की कोशिश कीजिए। an सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है, और वो कन्वर्ज इस नंबर को करती है, इस नंबर को कन्वर्ज करती है, वो हम देखेंगे बाद में। अगर an सीक्वेंस कन्वर्ज करती है इसका मतलब an सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगी, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन वो जरूर सेटिस्फाई करती होगी। ठीक है, तो उसी चीज को कॉची सीक्वेंस दिखाएंगे पहले इसे, और फिर किस नंबर को कन्वर्ज करती है वो बाद में हम देखेंगे। सो an अगर कॉची सीक्वेंस है वो पार्ट करने के लिए देखिए an माइनस an-1 सीक्वेंस की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखी हैं, बट मुझे पता है अच्छे से कि कॉची सीक्वेंस दिखाने के लिए an माइनस am कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ही एप्सिलन से लेस नहीं बनाना, रैंडम
एन ए एन और ए एम टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमें लेस देन एप्सिलॉन बनाना होता है, बट वो हम बाद में देखेंगे। तो ए एन देखिए यहाँ पे 1/2 ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू माइनस ए एन माइनस वन एज इट इज। ठीक है, इससे ऐसा होगा कि यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया हमारे पास 1/2 टाइम्स ए एन माइनस टू माइनस ए एन माइनस वन। क्लियर? इसके इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन माइनस वन माइनस ऑफ ए एन माइनस टू, बिकॉज ये मॉडुलस के अंदर है, और 1/2 बाहर इसलिए आ गया बिकॉज ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर? सो ए एन माइनस वन का रिलेशन किसके साथ आ गया? ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, एक नंबर और छोटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरह अगर n को रिप्लेस कर दें हम n माइनस वन से, तो ये ए एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना बन जाएगा ए एन माइनस टू। ठीक है, सो ये कितने, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इज इक्वल्स टू 1/2, एन को हमने एन माइनस वन से रिप्लेस किया है, तो ए एन माइनस टू और ए एन माइनस थ्री टर्म बन गई। इसी को लाइक जैसे ये था, उसी की हेल्प से हमने नेक्स्ट टर्म का रिलेशन, अब आप देख रहे हो कि ये जो टर्म है यहाँ पे दिस टर्म, ये इसकी वैल्यू हम कहाँ, यहाँ क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं? सेम टर्म हो गई है। तो फर्स्ट और इस सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? ए एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 1/2 ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू की वैल्यू 1/2 एज इट इज रहा, ये 1/2 है, इसकी वैल्यू में भी एक 1/2 है, 1/2 मोड ए एन माइनस टू माइनस ए एन माइनस थ्री, तो ये बना 1/2 स्क्वायर मोड ए एन माइनस टू माइनस ए एन माइनस थ्री। ठीक है, तो देखिए इसी की वैल्यू अब हम इसकी टर्म में लेके आ चुके हैं, किसकी टर्म? ए एन माइनस टू और ए एन माइनस थ्री की टर्म में हम लेके आ चुके हैं। लाइकवाइज अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर और हम रिड्यूस करें तो इसको हम मिनिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं? n की वैल्यू, ये जो आपके पास रिलेशन दिया हुआ है n इसमें 3 और 3 से बड़ा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे n को जब हम 3 रखेंगे, मिनिमम वैल्यू n की 3 ले सकते हो, n की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? a2 प्लस a1, 1/2 टाइम्स a2 प्लस a1, जब सबसे मिनिमम वैल्यू। तो सबसे मिनिमम वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे आपको कितना बनाना पड़ेगा? a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 जब बनेगा तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी उस टाइम पे। उसको एक आइडिया मैं यहाँ पे हिंट देना चाहती हूँ, किस तरह से देखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे 2 की पावर थी 1 हियर फर्स्ट में, और यहाँ पे एक के बेस में लिखा हुआ है n माइनस वन, तो अगर उन दोनों पावर्स को ऐड करें तो टोटल यहाँ पे n पावर आ गई। ठीक है, इसी तरह से जब 2 था, 2 के ऊपर पावर 2 है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में, पावर 2, और यहाँ पे बेस है n माइनस टू, अगेन यहाँ पे कितनी बन रही है? n हमारे पास बच रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं कितनी पावर रखूँ कि n बचे? यहाँ पे 2 की मैं कितनी पावर रखूँ कि उसके ये सम करने के बाद n बचे? तो ऑब्वियसली मुझे कितना रखना चाहिए? n माइनस टू, तो 2 रेज टू पावर n माइनस टू टाइम्स a2 माइनस a1, ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसमें? nth टर्म और सबसे छोटी टर्म के बीच के अंदर। ठीक है, ये हमने रिलेशन 4 यहाँ पे, इनकी हेल्प से अब हमने क्या दिखाना है? कॉशी सीक्वेंस है ये। तो कॉशी सीक्वेंस के लिए ए एन माइनस ए एम, जबकि कोई n m से बड़ा नंबर है, ए एन माइनस ए एम, दिस थिंग, ए एन माइनस ए एम, ए एन माइनस वन वाली टर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, बिकॉज हमें ये सारी चीजें इनके फॉर्म में पता है। ए एन माइनस टू की टर्म अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, इसी तरह से लास्ट टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी? ए एम प्लस वन वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, वो जो सब्ट्रैक्ट की हुई टर्म है वो मैंने यहाँ शो नहीं की है। इनइक्वालिटी की हेल्प से ये आ गया ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू
प्लस ए एन माइनस टू माइनस ए एन माइनस थ्री, इस तरह से रही होगी। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगी, ए एम प्लस वन माइनस ए एम। अब ए एन माइनस वन और ए टू माइनस ए वन के बीच में जो रिलेशन है वो हमारे पास कितना आया था, 1/2 एन माइनस टू ए टू माइनस ए वन प्लस ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू। अगर यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा तो इसका मतलब एन हर जगह एन माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, एन माइनस थ्री। क्या बोला मैंने, एन को एन माइनस वन से, जब यहाँ एन है और ए एन माइनस वन है तो ये रिलेशन है 4, एज इट इज वैल्यू मैंने लगा दी। नेक्स्ट में क्या है, एन किससे रिप्लेस हो गया, एन माइनस वन से। तो एन जब एन माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ एन माइनस थ्री बन गई पावर, ए टू माइनस ए वन प्लस 1/2 एन माइनस फोर ए टू माइनस ए वन प्लस यहाँ पे कितना बनेगा, अब इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 2 एम माइनस वन ए टू माइनस ए वन। क्लियर, सब में से क्या कॉमन आ गया, ए टू माइनस ए वन, 1/2 एन माइनस टू 1/2 एन माइनस थ्री। लाइकवाइज लास्ट टर्म हमारे पास हो गई है एम माइनस वन टाइम्स ए टू माइनस ए वन। ठीक है, अब ये क्या हो गई, जीपी हो गई, जीपी फर्स्ट टर्म जिसकी है, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, कितनी, सबसे पहली बात हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म प्लस वन एन माइनस एम टर्म्स हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसके अंदर कितनी हो गई, एम के अंदर देखिए एम और एन में रिलेशन चाहिए, तो अगर इसे हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 2 एम माइनस वन, वन माइनस डिफरेंस कितना है 1/2, 1 - 1/2 मॉड ए टू माइनस ए वन। अब आप लोग कहेंगे ये टर्म क्यों ली, अगर हमने ये टर्म ली होती तो लास्ट में दिस रिलेशन मॉडुलस ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, वहां पे रिलेशन हमें एम के अंदर चाहिए। ठीक है, दिस थिंग यहाँ पे 1/2 बचेगा डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाएगा तो 1/2 एम माइनस टू 1 - 2 एन माइनस एम ए टू माइनस ए वन। ओके, नाउ ये सब क्या चलता आ रहा था, मॉडुलस ए एन माइनस ए एम के इक्वल। नाउ दिस ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब होगा, व्हेन दिस थिंग, उससे पहले क्या ये 2 एम माइनस टू, क्या ये जो ब्रैकेट में टर्म है क्या ये 1 से लेस आएगी, यस, ये टर्म 1/2 की पावर में रहने वाली है और 1 में से ऑलवेज माइनस होगी, तो ये लेस देन 1 रहेगी। नाउ दिस थिंग ए एन माइनस ए एम चलता हुआ आ रहा था इज लेस देन एप्सिलॉन इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इफ 1/2 एम माइनस टू ए टू माइनस ए वन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अभी अभी क्या ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन, ये किस तरह से हम देखेंगे इस चीज को कि ये इसके लिए कोई हमें एम मिलेगा ही मिलेगा कि ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। देखिए कोशी सीक्वेंस जब प्रूव करते हैं तो फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन, आपने कोई एक एप्सिलॉन चूज किया, उस एप्सिलॉन के लिए कोई एम मिलना चाहिए, उस एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हुआ कोई एक एम मिलना चाहिए सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो अब देखिए A2 और A1 क्या है, सीक्वेंस की फर्स्ट टू टर्म्स, ये फिक्स है, तो यहाँ पे जो वेरी कर रहा है, ठीक है, वो हमें वैल्यू निकालनी है एम की, और वो किसके ऊपर वेरी करते हुए, एप्सिलॉन हमारा वेरी कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए यहाँ पे वैल्यू ऑलवेज मिल जाएगी। ये तो आप यूँ मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्म लिखी हुई, बिकॉज मोड में लिखी हुई है और दो टर्म्स का डिफरेंस करके मोड लगाया हुआ है, मतलब एक पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे आने वाला है, दिस इज सम पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ पे क्या होगा, लॉग लेके आप एम की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर, सो फॉर उस m की चॉइस के लिए अगर आपको m मिल जाएगा यहाँ पे तो ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, और m आपको यहाँ से मिलेगा, फॉर ए एन कन्वर्जेस, कोशी सीक्वेंस हो गई, कन्वर्ज करेगी। अब ये कन्वर्ज करती है, किसे कन्वर्ज करती है,
1/3 टाइम्स A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 इसे कन्वर्ट करती है, ये आपने दिखाना है। अब ये पार्ट रिमेनिंग है। देखिए अब लास्ट इस पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास AN सीक्वेंस कन्वर्ट शो करती है और मान लीजिए वो L को कन्वर्ट करती है। अभी हमें नहीं पता ठीक है कैसे कन्वर्ट करती है, चलो में हमने दिखाना है लास्ट में। L कितना है 1/3 A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2, ये शो करना है लास्ट में कि आपके सीक्वेंस से कन्वर्ट करती है। ठीक है, सो अब दिस इज फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 A2 प्लस A1, A4 की वैल्यू 1/2 A3 plus A2, A5 is 1/2 A4 plus A3। ठीक है, इसी तरह से an माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 an माइनस टू प्लस an माइनस थ्री। ठीक है, an की वैल्यू हो गई 1/2 an माइनस वन प्लस an माइनस टू। ठीक है, अब इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड A3 A4 A5, इसी तरह से an माइनस टू रहा होगा पहले, इससे an माइनस वन an। ओके, राइट साइड में 1/2 कॉमन आ गया, A2 प्लस A1 प्लस A3 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A3, लाइकवाइज an माइनस टू प्लस an माइनस थ्री प्लस an माइनस वन प्लस an माइनस टू। अब देखिए राइट साइड में हमारे पास 1/2 A2, देखिए टर्म क्या हो गई डबल हो गई, A3 वाली टर्म भी डबल होने लगी है, तो ये सारी टर्म्स डबल होने लगी हैं एक्सेप्ट A1 हाफ ही रहेगी, बाकी सब टर्म डबल होने से 2 कैंसिल हो गया, A2 A3 A4। ठीक है, इसी तरह से सारी टर्म्स डबल हो रही है, an माइनस टू भी डबल हो रहा है, an माइनस थ्री उससे पहले वाली टर्म से डबल हो गया, सो an माइनस थ्री an माइनस टू प्लस हाफ ऑफ an माइनस वन, ये डबल नहीं हो पाया है यहाँ पे। तो देखो A3 इधर भी है, ये कैंसिल, A4 A5 ये सब कैंसिल हो गए, A5 यहाँ रहा होगा। इसी तरह से an माइनस थ्री यहाँ पे रहा होगा, वो कैंसिल, an माइनस टू यहाँ कैंसिल। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा an माइनस वन प्लस an, और राइट साइड में हाफ A1 प्लस A2 प्लस हाफ ऑफ an माइनस वन। an माइनस वन को लेफ्ट हैंड साइड में जब आप लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1/2 an माइनस वन प्लस an 1/2 A1 प्लस A2। अब आपकी सीक्वेंस an कैसी है, सीक्वेंस an कन्वर्ट करती है L को, तो उसकी हर टर्म मतलब आप लिमिट लेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू कितनी है L, और जब आप लिमिट लेंगे तो ये कितनी बनेगी 1/2 L प्लस L इज इक्वल्स टू 1/2 A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2, एलसीएम ले लिया मैंने, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3L/2 A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2। तो ये L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/3 टाइम्स A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2। तो इसका मतलब आपकी सीक्वेंस कैसे कन्वर्ट कर रही है इसमें। ओके, इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए सब सीक्वेंसेस। आपके पास an सीक्वेंस है कोई, उसकी टर्म है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, अब इस सीक्वेंस की कुछ टर्म्स एक पैटर्न से उठा के, ठीक है, और वो आपने एक सब सीक्वेंस बना दी an सब सीक्वेंस। मान लीजिए आपने फर्स्ट टर्म ली, फिर आपने थर्ड टर्म ली, फिफ्थ टर्म ली, सेवेंथ टर्म ली, इस तरह से उसकी कुछ एक पैटर्न से, ऐसे नहीं रैंडम कि फर्स्ट यहाँ से ली फिर सेकंड यहाँ से ले आए, थर्ड फिर यहाँ से ले ली, इस तरह से नहीं, एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में अगर आप सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को उठा के रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सब सीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस an। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए आपके पास जो सबस्क्रिप्ट है। क्लियर, तो ये सब सीक्वेंस होती है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी और टर्म्स को उठा लिया, इसी तरह से इसकी एक और सब सीक्वेंस आप बना सकते हो, n कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर लीजिए। मान लीजिए A2 A4 A6 A8 इवन टर्म्स से लेके भी आप सीक्वेंस बना सकते हैं। अब कोई एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये है एक n सीक्वेंस है, अब इसमें से आप सब सीक्वेंस
किसी भी तरह से बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग टर्म होनी चाहिए, कोई टर्म फिर बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लेनी है। मतलब एक बार बड़ी टर्म आपने ले ली, मतलब एक बार 100 टर्म ले ली, तो फिर 98 वाली टर्म नेक्स्ट उससे ना ले, नहीं लेनी है, ठीक है। सो इसकी एक सब सीक्वेंस, ये मान लीजिए ए एन सीक्वेंस थी दिस। सो ए एन के से रिप्रेजेंट करते हैं, हो गई 2 4 6 8 10, इस तरह से ये सब सीक्वेंस हो गई। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर इफ अ सीक्वेंस ए एन converges then उसकी सब सीक्वेंस ए एन के ऑल्सो converges। ये एक रिजल्ट है यहाँ पे कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, अब इस चीज को कैसे देखना है, प्रूफ नहीं होंगी बट एक इंसाइट आपको पास होनी चाहिए। मान लीजिए 1/n एक सीक्वेंस है, हमें पता है ये 0 कन्वर्ज करती है, तो इसकी अगर कोई भी एक आप सब सीक्वेंस लेते हैं, 1/n क्या मतलब क्या है, 1 1/2 1/3 इस तरह से सीक्वेंस है ये। आप इसमें चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स से लिया हो, इसकी सब सीक्वेंस बनाइए, एक सब सीक्वेंस ले ली मैंने इसकी, ठीक है, 1 1/4 1/9 1/12, एक सब, ये भी एक सब सीक्वेंस है इसकी, और ये भी आप देख सकते हो, उसे भी रियल लाइन प्लॉट करके आप देखो ये भी किसे करेगी, 0 कन्वर्ज करती है। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है पहले से, तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस लो वो कन्वर्ज ही करेगी, बट कन्वर्ज ट्रू नहीं है, ठीक है। कन्वर्ज क्या है कि अगर आपके पास कोई सब सीक्वेंस है, आपके पास कोई सीक्वेंस है, उसकी सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं, तो क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, इसके आंसर होगा नो। और इसकी प्रॉब्लम से आपके पास एक सीक्वेंस है बी एन -1 -1 ठीक है, इसकी एक बी एन के सब सीक्वेंस ले ली मैंने, कौन सी, -1 और टर्म्स वाली, और बी एन टी कोई मैंने सीक्वेंस ले ली 1 1 1 इवन टर्म्स वाली। तो हमें पता है ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज करती है किसे, -1 को, और ये भी कन्वर्ज करती है सब सीक्वेंस उसकी किसे, 1 को। दोनों इस सीक्वेंस की ये दो सब सीक्वेंस मैंने बनाई और ये दोनों कन्वर्ज करती हैं, बट क्या बी एन सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो वो आंसर है नो, ठीक है। सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी सब सीक्वेंसेस करेंगी, बट अगर उसकी सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं तो सीक्वेंस कन्वर्ज करे ये जरूरी नहीं है। देखिए, कोई रियल नंबर एल लिमिट पॉइंट है अगर किसी सीक्वेंस का, ठीक है, लिमिट पॉइंट, लिमिट नहीं बोल रही, लिमिट पॉइंट है किसी सीक्वेंस का एल, तो उस सीक्वेंस के बाद जरूर एक ऐसी सब सीक्वेंस होगी जो एल को कन्वर्ज करती होगी। अब जैसे यही एग्जांपल था -1n, इस सीक्वेंस का हमें पता है दो लिमिट पॉइंट्स है, -1 एंड 1, ये कन्वर्ज नहीं करती है सीक्वेंस, ठीक है। इसके पर दो लिमिट पॉइंट है, तो इस, अगर दो लिमिट पॉइंट है तो इस सीक्वेंस के पास दो सब सीक्वेंसेस रहेंगी ऐसी, जो एक -1 को कन्वर्ज करने वाली होगी और दूसरी जो 1 को कन्वर्ज करने वाली होगी, ठीक है। अगर कोई रियल लिमिट पॉइंट मिलता है किसी सीक्वेंस का, मान लो सीक्वेंस कन्वर्ज भी नहीं कर रही, दो लिमिट पॉइंट है, 3 लिमिट पॉइंट है, तो उन लिमिट पॉइंट्स के लिए सब सीक्वेंसेस जरूर होंगी उस सीक्वेंस के पास, ठीक है। सो आपने ये चैप्टर इस तरह से कंप्लीट करना है।